कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 23। कनक वंश को घूरते हुए कहा, आपने मुझे किस कैसे किया? आप पागल हो गए क्या? वंश अपने गाल पर हाथ रख कनक को गुस्से वाला लुक देते हुए कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? वंशराज सिंघानिया पर? कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने आपको थप्पड़ मारा क्योंकि आप अपनी हदें क्रॉस कर रहे हैं और यह अपने नाम की धमकी आप किसी और को दीजिएगा जिन्हें इन नामों से डर लगता है। मुझे आपसे या आपके नामों से अब डर नहीं लगता, समझे आप? इतना कहकर कनक मुड़कर रूम से बाहर जाने को हुई तो वंश एक झटके से उठकर कनक की कलाई को पकड़कर झटके से कनक को खींचकर कनक को दीवार से सटाकर कनक से कहा, छोटे खरगोश, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा शिकारी हूँ और तुम मेरा शिकार हो। कनक अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़िए। वंश कनक के हाथों को कसकर पकड़कर कनक से कहा, नहीं मेरे छोटे खरगोश, अब यह हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ हो। कनक वंश को घूरते हुए कहा, लगता है आपने कोई नशा जरूर किया है क्योंकि सुबह तक तो आप मुझे खुद से दूर कर रहे थे और रात होते ही आप मुझे अपने पास रखना चाहते हैं। वंश कनक के हाथों को अपने एक हाथों से पकड़कर अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को कनक के चेहरे पर रख सहलाते हुए कनक की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें खुद से दूर करना चाहता था लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है मेरे इस छोटे खरगोश ने मुझ पर जादू कर दिया, इसलिए तो उससे दूर जाने का मन नहीं कर रहा है। कनक अपनी आंखें छोटी कर वंश को देखते हुए कहा, शिकार एक बार जाल में फंसता है, बार बार नहीं। आपने प्लान बहुत अच्छा बनाया है लेकिन अफसोस यह छोटा खरगोश आपके जाल में नहीं फंसेगा, समझे आप? अगर आपकी एक्टिंग पूरी हो गई हो तो हटिए। वंश ने कनक से कहा, नहीं छोटे खरगोश, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। क्या तुम अपने शिकारी की शर्तें नहीं सुनोगी? कनक ने तंज कसते हुए वंश से कहा, अगर मैं आपको मना करूंगी तो क्या आप मान जाएंगे? नहीं ना, तो यह पूछने की फॉर्मेलिटी करने की क्या ज़रूरत है? बताइए आपकी क्या शर्त है? जब आप ही सीधे नहीं हैं तो आपकी शर्तें भी तो सीधी नहीं होगी ना। वंश ने कनक से कहा, इम्प्रेसिव, मुझे नहीं पता था मेरा छोटा खरगोश इतना समझदार हो जाएगा। तुम मुझे कितने अच्छे से समझने लगी हो ना छोटे खरगोश। कनक मुंह बनाकर वंश को घूरने लगी। वंश ने कनक से कहा, मेरी पहली शर्त है तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वह भी पूरी दुनिया के सामने। और मेरी दूसरी शर्त है तुम्हें कमांडो की ट्रेनिंग लेनी होगी। और मेरी तीसरी शर्त है तुम्हें रोबोट की तरह मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अगर मैं रात को दिन कहूँ तो भी तुम्हें मानना होगा, अगर मैं तुमसे सोने को कहूँ तो तुम्हें वह भी मानना होगा, यानी कि तुम्हें मेरी किसी भी बात को ना करने की परमिशन नहीं है। कनक वंश की शर्तें सुन हैरान थी। उसे लगा नहीं था कि वंश अपने शर्तों में उसकी पूरी जिंदगी मांग लेगा। कनक ने वंश से कहा, आपको लगता है मैं आपकी शर्तें मानूंगी? आपसे शादी करना मतलब खुद को आग में धक्का देना होगा। मैं कमांडो की ट्रेनिंग नहीं लेना चाहती, मुझे एजेंट नहीं बनना है, मैं आर्किटेक्चर बनना चाहती हूँ। मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं। आपकी तीनों ही शर्तें बेमायने हैं, इन तीनों शर्तों को कोई भी नहीं मान सकता। वंश ने कनक से कहा, कोई नहीं मान सकता, लेकिन मेरा छोटा खरगोश मेरी शर्तें मान सकता है। मेरा छोटा खरगोश तो बहुत समझदार है ना, उसे तो पता है इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मेरे छोटे खरगोश ने मेरी शर्तें नहीं मानी तो भूल जाए कि वह अपने छोटे भाई को अपने डैड से मिला पाएगी। कनक ने वंश को देखते हुए दांत पीसते हुए कहा, किसी की मजबूरी का फायदा कैसे उठाना है कोई आपसे सीखे, आप सच में बहुत महान हैं। वंश कनक को छोड़ते हुए कनक से कहा, सही कहा छोटे खरगोश, मैं बहुत महान हूँ, तभी तो मैंने अब तक तुम्हें जिंदा रखा है, वह भी इतने प्यार से, वरना कोई शिकारी अपने शिकार को नहीं छोड़ता। कनक वंश को घूरते हुए कहा, मुझे जिंदा रखकर आप मुझ पर एहसान नहीं कर रहे, इसलिए यह बातें बार बार मुझे कहना बंद कीजिए। अगर आपका सब कुछ हो गया है तो हम कुछ खा लें क्योंकि मुझे अभी भी भूख लगी है। वंश कनक को देखते हुए कहा, लेकिन मुझे मेरे छोटे खरगोश को खाने का मन कर रहा है, क्या मैं तुम्हें खा लूँ? कनक ने वंश को देखते हुए कहा, मैं आपके दांत न तोड़ दूँ? वंश अपनी आंखें कनक को दिखाते हुए कहा, छोटे खरगोश, शर्त अभी से शुरू होती है। आज से अभी से तुम मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करोगी और जब तुम मुझसे बात करोगी तभी नज़रें नीचे करके बात करोगी, समझी? कनक कुछ कहती अचानक से उसका सिर घूमने लगा। अपने हाथों से सिर को कसकर पकड़ लिया। कनक को ऐसे देख वंश कनक को अपनी बाहों में पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ छोटे खरगोश, तुम ठीक हो ना? कनक अपने सर को कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, ऐसा लग रहा है जिससे मेरा सिर फट जाएगा। कनक को इस तरह देख वंश परेशान हो गया। उसने कनक को आज से पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। वंश ने कनक से कहा, छोटे खरगोश, क्या हुआ, तुम्हारा सिर दर्द दे रहा है? कनक की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी।
वंश कनक के सिर को अपने गोद में रख हल्का हल्का सहलाते हुए कहा, थोड़ा रिलैक्स करो, मैं खाना लाता हूँ। वंश के इस तरह सिर को सहलाने से कनक को नींद आने लगी और वह कुछ ही पल में सो गई। वंश कनक के मासूम चेहरे को देख रहा था। उसकी वह बड़ी बड़ी पलकें बंद थी। उसके वह दूध जैसा चेहरा बहुत ही ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। वंश ने अपने फ़ोन को निकालकर किसी को कॉल लगाकर कहा, मुझे कॉलेज की आज की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, कैंटीन से लेकर क्लास तक की। फ़ोन के दूसरे साइड से आवाज़ आई, ओके बॉस। वंश फ़ोन को रखते हुए कनक के चेहरे को सहलाते हुए कहा, छोटे खरगोश, तुम सुबह से बिल्कुल ठीक थी, अचानक से तुम्हारी तबीयत का इस तरह ख़राब होना, प्रेग्नेंट होने के सिम्टम्स, यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हुई है। अगर मेरा शक सही निकला तो इससे तुम्हारी जान जा सकती है और जिसने भी यह किया है वह दोबारा करने की कोशिश करेगा। मुझे तुम्हारा चेकअप करवाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ मेरा शक गलत हो, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसा हुआ तो ऐसी हरकत तुम्हारे साथ कॉलेज में कौन कर सकता है। फार्म हाउस में शाम से रात हो गई थी। कनक अभी भी सो रही थी। वंश बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने कॉलेज की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे वह साबित कर सके कि उसका शक सही था। रात के 9 बजे कनक की जब आंख खुली तो उसने देखा वंश सामने सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। कनक बेड पर बैठकर कंटिन्यू वंश को घूरने लगी। वंश लैपटॉप के कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हुए कहा, छोटे खरगोश, मुझे घूरना बंद करो। मुझे पता है मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ। जानता हूँ मुझ पर से नज़र हटाना मुश्किल है, लेकिन मुझे इस तरह देखोगी तो मैं अनकंफर्टेबल होने लगूंगा। कनक वंश की तरफ से अपनी नज़रें को फेरते हुए मुंह बनाकर खुद से कहा, लोग इतनी गलतफहमी क्यों पालते हैं, समझ में नहीं आता। वंश ने कनक से कहा, फ्रेश हो जाओ, हम बाहर डिनर करने जा रहे हैं। कनक ने आलसीपन से वंश से कहा, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे यही डिनर करना है। वंश कनक को देखते हुए कहा, तुम्हें डिनर बनाना नहीं आता होगा और मुझे डिनर बनाने का शौक़ नहीं है, तो डिनर कौन बनाएगा, इसलिए हम बाहर खाने जाएंगे। और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ उठने का। कनक अपनी आंखें रोल करते हुए वंश से कहा, आप मेरा यानी वंश राय सिंघानिया एक मामूली लड़की का इंतज़ार कर रहे थे? यह तो बहुत बड़ी बात हो गई। वंश कनक को घूरते हुए कनक से कहा, मुझे ताने मारने की ज़रूरत नहीं है। छोटे खरगोश, जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, क्योंकि कल से हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। कल तुम्हें मेरे साथ एनकाउंटर प्लेस पर जाना है। कनक, जिसका चेहरा कुछ वक्त पहले नॉर्मल था, वंश की बातें सुनते ही उसके चेहरे पर उदासी आ गई। एक पिता ने चाहे कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, चाहे कितनी भी बड़ी गलती की हो, लेकिन एक बेटी अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। कनक के चेहरे को देख वंश कनक के पास आते हुए कनक से कहा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं, प्राउड होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से एक क्रिमिनल पकड़ा गया, हजारों लड़कियां बच गई, करोड़ों लोग बच गए। कनक बिना कोई जवाब दिए बेड से उठकर वंश को साइड करते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। कनक को इग्नोर कर जाते देख वंश को बेहद गुस्सा आ गया। वंश अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद करते हुए कहा, तुमसे हार्ड डिस्क का पासवर्ड नहीं जानना होता तो मैं तुम्हारी बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करता, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से अब तक दूर कर चुका होता। छोटे खरगोश, मैं जानता हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, और जब तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो यह अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। वंश के होठ कुछ और कह रहे थे, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। ऐसा लग रहा था कि वंश अपने आप से झूठ बोल रहा है, या वह अपने अंदर आए हुए नए एहसास को महसूस नहीं कर पा रहा था। कनक जब वॉशरूम से बाहर आई तो वंश कनक को देखता रह गया। कनक ने नी लेंथ तक शॉर्ट वेस्टर्न वाइट फ्रॉक पहना था और वाइट शूज भी पहना था। कनक ड्रेस में किसी परी की तरह लग रही थी। इस वक्त वह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रही थी। कनक ने वंश से कहा, चलिए वंश। वंश अपने हाथ को क्रॉस कर खड़े होते हुए कनक से पूछा, तुम इस तरह बाहर जाओगी? कनक वंश को सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ, क्यों, कोई खराबी है? और आप कहना क्या चाहते हैं? वंश कनक के बिल्कुल करीब आकर कनक के ऊपर थोड़ा झुकते हुए कनक से कहा, छोटे खरगोश, तुम कभी कभी इतना बेवकूफ़ी भरा सवाल क्यों करती हो? कनक वंश को घूरने वाला लुक देने लगी। वंश कनक को देखते हुए कहा, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती, हम खाना खाने जा रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने नहीं। कनक को वंश की बातें समझ में नहीं आई। कनक ने वंश से पूछा, मेरे इन कपड़ों में क्या खराबी है
और हम क्यों किसी को अट्रैक्ट करेंगे? हम कपल थोड़ी है और ना ही हम यूनिक दिखते हैं, तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट क्यों होंगे? वंश ने गहरी सांस लेते हुए कनक से कहा, आज के बाद तुम शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर नहीं जाओगी, चाहे रात हो या दिन, तुम फुल ड्रेस पहनकर बाहर जाओगी। और यह मेरा पहला ऑर्डर है तुम्हें, इसलिए जाओ, जाकर कपड़े चेंज करो और पूरा फुल कपड़ा पहन कर आओ। वंश की बातों से कनक को बेहद गुस्सा आ रहा था। आज तक उसके पापा ने भी उसे कंट्रोल नहीं किया था और आज वंश उसे कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल के साथ साथ वह चाहता है कि वह उसकी मर्जी का कपड़ा पहने। कनक हर चीज़ में बहुत ही चूजी थी। उसे कपड़े अपनी पसंद का पहनना बहुत पसंद था। अपने खाने तक को वह सेक्रीफाइस कर सकती थी, लेकिन उसे कपड़ा सिर्फ अपनी पसंद का पहनना पसंद था। उसने अब तक अपनी पसंद के ही कपड़े पहने थे। आज तक किसी ने उसे कपड़ों में कोई एडवाइस नहीं दी थी, क्योंकि उसे हर मामले में एडवाइस सुनना पसंद था, लेकिन कपड़ों के मामले में बिल्कुल भी नहीं। कनक वंश को देखते हुए कहा, आप चाहते हैं मैं अपना कपड़ा चेंज करूं और यह आपका ऑर्डर है, तो आप सुनिए, मैं आपका यह ऑर्डर नहीं मानने वाली। मैं अपने कपड़े क्यों चेंज करूं? मुझे मेरे कपड़े बहुत पसंद है, मैं कंफर्टेबल हूँ इसमें, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वंश कनक को घूरते हुए कनक से कहा, लगता है तुमने कुछ देर पहले मेरी शर्तें ध्यान से नहीं सुनी थी। तुम्हें मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वह तुम्हारी मर्जी के हो या ना हो। कनक गुस्से से बेड पर पालथी मारकर बैठते हुए वंश से कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, आपके साथ अलग ज़बरदस्ती है आपकी। मुझे मेरे कपड़े पसंद है और मैं अपने कपड़ों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। मेरे कपड़े अच्छे हैं, शॉर्ट भी नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूँ। अब क्या चाहिए आपको? वंश कनक के पास खड़े होते हुए कनक के चेहरे को पकड़कर ऊपर कर कनक को देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता तुम्हें इस तरह कोई और भी देखे, क्योंकि इस वक्त तुम अट्रैक्टिव के साथ साथ हॉट भी दिख रही हो। वंश ने इतना ही कहा था कि कनक अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर वंश को देखने लगी। उसने अपनी पलकें एक बार भी नहीं झपकाई। उसके गाल गर्म और चेरी की तरह लाल हो गए। कनक अपने दोनों हाथों को वंश के चेस्ट पर रखकर वंश को दूर करते हुए नजरें चुराते हुए वंश से कहा, आपने अभी क्या कहा? मैं हॉट और अट्रैक्टिव लग रही हूँ? सच में मैं इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ? कनक को बच्चों की तरह बिहेव करते देख वंश कनक को देखते हुए कहा, आसमान में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, नीचे ज़मीन पर आ जाओ और जाकर अपने कपड़े चेंज करो। कनक बेड से उठकर वंश के हाथों में अपने हाथ को डालकर वंश से कहा, क्या आप नहीं चाहते कि लोग आपकी होने वाली वाइफ को खूबसूरत कहे? आप सोचिए, अगर मैं लोगों के सामने अजीब कपड़े पहन कर जाऊंगी तो लोग सोचेंगे कि वंश राय सिंघानिया ने कैसी लड़की को पसंद किया है, उसका टेस्ट कितना ख़राब है, अच्छा नहीं लगता। सभी को पता चलना चाहिए ना कि आपकी चॉइस कितनी अच्छी है। वंश कनक के हाथों को अपने हाथों में से निकालकर कनक से कहा, छोटे खरगोश, मुझे बटर लगाना बंद करो। कनक दोबारा से वंश के हाथों को किसी छोटे बच्चे की तरह पकड़ते हुए कहा, मैं आपको बटर नहीं लगा रही माय लॉर्ड। कनक के मुंह से माय लॉर्ड सुन वंश कनक को घूरते हुए कहा, तुम मुझे माय लॉर्ड क्यों कह रही हो? कनक वंश के हाथों को छोड़ते हुए रूम से बाहर जाते हुए कहा, अब आप मुझे जज की तरह फैसला सुनाते हैं, तो मैं आपको क्या कहूँगी? मैं आपको सर कह नहीं सकती, क्योंकि आप इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते, और मैं आपको जानू सोना बाबू बुला नहीं सकती, क्योंकि मैं अब आपसे प्यार नहीं करती। आप मुझ पर ऑर्डर मारते रहते हैं, तो आपको मैं लॉर्ड कह सकती, क्योंकि यह नाम आप पर फिट बैठता है। वंश ने कनक से कहा, छोटे खरगोश, तुम्हें मेरा ऑर्डर सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने क्या कहा तुमसे? तभी कनक वंश की तरफ पलटकर जबरदस्ती का दांत दिखाते हुए कहा, माय लॉर्ड, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे भूख बहुत तेज से लगी है और इतना टाइम नहीं है कि मैं कपड़े चेंज करूं और फिर हम डिनर करने चले। आज मैं यही कपड़े पहनकर जाती हूँ, आगे से मैं आपके सारे ऑर्डर फॉलो करूँगी। ओके माय लॉर्ड। कनक की एक्टिंग देख वंश हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने जब घड़ी में देखा तो सच में काफ़ी देर हो चुकी थी। वह कनक के हाथ को पकड़कर कनक से कहा, बाहर जाने के बाद तुम कोई होशियारी मत करना, किसी लड़के से बात मत करना, किसी अनजान से भी बात मत करना, समझी? हम सिर्फ डिनर करने जा रहे हैं, छोटे खरगोश। कनक किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर हाँ में तेजी से गर्दन हिलाते हुए कहा, ओके माय लॉर्ड, आई अंडरस्टैंड। अब चले या आपको कोई और भी ऑर्डर देना है? वंश अपने हाथों को बाल में फेरते हुए कनक का हाथ पकड़े हुए रूम से बाहर चला गया। मित्तल हाउस में एक लड़की चेयर से बंधी थी, उसके मुंह में रुमाल ठूसा हुआ था। वह लड़की सामने बैठे दो लोगों से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। सामने सोफे पर कोई और नहीं बल्कि मालिनी, मित्तल और अनिरुद्ध बैठे थे। चेयर से बंधी लड़की और मालिनी दोनों
के चेहरे बिल्कुल सेम थे। सोफे पर बैठी मालिनी ने अपने चेहरे को निकालकर सोफे पर फेंकते हुए कहा, सॉरी मालिनी मित्तल, लेकिन मुझे अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हारे चेहरे का सहारा लेना पड़ा। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि स्वाति थी। अनिरुद्ध अपने चेहरे पर से उस मास्क को उतारते हुए कहा, मैं भी इस चेहरे को लगाए हुए काफ़ी थक गया हूँ। इतना कहकर उसने भी उस चेहरे को सोफे पर फेंकते हुए कहा, मिस मालिनी, तुम बहुत ही काम की चीज़ हो। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे भाई का चेहरा हमारे लिए बहुत काम आया। मुझे पता नहीं था कि मेरी ऑफिस में काम करने वाली लड़की मेरे इतने काम आ जाएगी। मालिनी चेयर से बंधी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। स्वाति मालिनी के पास आकर उसके मुंह से रुमाल को निकालकर कहा, सॉरी वेब, लेकिन तुम्हें मरना होगा। तुम जिंदा रही तो हमारे लिए खतरा बन सकती हो। आखिर हमने तुम्हारी जगह पाने के लिए कितनी मेहनत की है, उसे इस तरह बर्बाद तो नहीं होने देंगे। मालिनी उन दोनों के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे भाई को भी जाने दो। हम दोनों किसी के सामने नहीं आएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे। अनिरुद्ध अपने पैरों को क्रॉस कर मालिनी को देखते हुए कहा, सॉरी डार्लिंग, हर्षद सक्सेना सब कुछ कर सकता है लेकिन किसी को माफ़ और दूसरा मौका नहीं देता। तुम अब हमारे काम की नहीं हो, इसलिए तुम्हारा मरना तो ज़रूरी है। मालिनी उन दोनों को देखते हुए गुस्से से कहा, अगर तुम दोनों ने हमें मार दिया तो याद रखना तुम दोनों ही बहुत जल्दी मारे जाओगे। तुम लोगों की लालच तुम लोगों को ख़त्म कर देगी। तुम लोग पैसे के भूखे हो। हर्षद अपने कान में उंगली डालकर हिलाते हुए कहा, कितना बकवास करती हो तुम, ऑफिस में भी बकबक और यहाँ पर भी। अब समझ में आया तुम प्रोफेसर कैसे बनी, क्योंकि तुम बोलती बहुत ज़्यादा हो। और मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी जानू चाहिए, मुझे मेरी कनक चाहिए और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करूँगा। अगर मुझे उस तक पहुँचने के लिए करोड़ों जान लेनी पड़ी तो मैं वह भी करूँगा, लेकिन मैं उसे अब अपना बनाकर रहूँगा। पहले सोचा था मर्जी से अपना बनाऊँगा, लेकिन वह मानी नहीं, अब मैं उसे ज़बरदस्ती अपना बनाऊँगा। इस तरह कहकर वह शैतानों की तरह मुस्कुराने लगा। स्वाति हर्षद को देखते हुए कहा, तुम पूरे के पूरे पागल हो गए हो। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसके पीछे भाग रहे हो? दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, तुम उन्हें हासिल कर सकते हो, उनसे प्यार कर सकते हो। उस पागल लड़की के पीछे भागना बंद करो। उसके पीछे भागते रहोगे तो मौत के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। स्वाति ने इतना ही कहा था कि हर्षद स्वाति के गले को कसकर पकड़कर उसका गला दबाने लगा। स्वाति का दम घुटने लगा। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।